बच्चों, आज हम कक्षा 5 के पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र का अध्ययन करेंगे। तो आपने सफ़र से आपको पता चला होगा, सफ़र किसको कहते हैं? यात्रा को। आप लोगों ने कभी यात्रा की होगी, एक जगह से दूसरे जगह गए होंगे। तो ऐसे ही होता है चिट्ठियों का भी सफ़र, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, लेकिन उनका तरीका आपके जाने से थोड़ा सा अलग होता है। तो कैसा होता है चिट्ठियों का सफ़र? आइए जानते हैं इसके बारे में। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। अभी आप कितने साल के हैं? 10, 12, 14। मेरे ख्याल से आप सब अभी इतनी ही उम्र के होंगे। और आपने कभी कोई पत्र लिखा है? तो वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचेंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। कि ज़रूरी नहीं है कि जो पत्र हमने लिखा वो सही जगह पर पहुंच जाए। क्यों नहीं पहुंच पाता वो सही जगह पर? क्योंकि हम उस पर जो एड्रेस डालते हैं, जो पता लिखते हैं, कई बार हम उसमें गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पत्र सही जगह पर नहीं पहुंच पाता। अगर आपने अभी तक कोई पत्र नहीं लिखा है तो एक पत्र लिख के देखिए, दादी, बाबा, मामी, मामा, फूफी, फूफा, किसी के लिए भी, है ना। और फिर देखिए कि आपका पत्र सही जगह पर पहुंचता है या नहीं। इस पाठ को पढ़ के आपको पत्र लिखने और भेजने की बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं। और अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट ही क्यों जाए, लगाया ही क्यों जाए। मतलब चिट्ठियों पर जो डाक टिकट हम लगाते हैं वो क्यों लगाया जाए, या पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। तो ये सब बातें हमारे दिमाग में उठती हैं। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, पर ज़रूरी नहीं कि सारे ही सवालों के जवाब आपके पास हों। खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा रखने का शौक़ रखते हैं। कुछ लोगों को होता है ना कि डाक टिकट जितनी भी होती हैं वो उनको इकट्ठा करके रखते हैं। तो अब देखिए, नीचे आपको इसमें 2 लिफाफे नज़र आ रहे होंगे, उन पर कुछ पते लिखे हुए हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो और दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। तो इसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एक पत्र पर हमें महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा लिखा हुआ है, जबकि दूसरे पर कुछ धुंधला सा है तो स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो ये दोनों पते किस तरह से अलग हैं? महात्मा जी को भेजे गए पत्र में कि उस जगह लिखा है कि महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, और जबकि दूसरा जो लिफाफा है उस पर इमारत का, संस्थान से लेकर के शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से मतलब छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का क्या मतलब है? जैसे हमारा घर होता है, हम जहाँ जिस घर में रहते हैं उसका एक नंबर होता है हर घर का, तो हम वहाँ से पते की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उसमें अपना पता डालते हैं, घर का हाउस नंबर, मकान नंबर जो होता है वो डालते हैं, फिर जो हमारी गली का नंबर है, फिर जो हमारे मोहल्ले का नाम है, उसके बाद हमारा गांव या कस्बा या शहर, हम किस में रहते हैं, वो सब हम उसमें डालते हैं। यानी छोटे से बड़े की तरफ हम चलते हैं। फिर शहर के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। शहर के नाम के बाद जो एक अंक लिखा रहता है उसको हम कहते हैं पिन कोड।
हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है, यानी कि हर जगह का अलग अलग पिन कोड होता है। जैसे आप जहाँ रहते हो वहाँ का पिन कोड क्या है ये पता करना। आपका जहाँ स्कूल है वहाँ का पिन कोड अलग होगा, आप जहाँ रहते हो वहाँ का पिन कोड अलग होगा अगर आप थोड़ा दूरी पर रहते हो। तो पिन कोड क्यों दिया जाता है? सोचने वाला एक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे और गांव हैं जिनके एक जैसे नाम हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे कुछ गांव ऐसे होते हैं या कस्बे जो दो दो होते हैं एक ही नाम के। तो यदि हम कोई पत्र भेज रहे हैं, कोई डाक भेज रहे हैं, तो उसको भेजने में हमें परेशानी होगी, सही जगह पर पहुंचने में उसमें डाकिये को भी परेशानी होगी, जो कर्मचारी होते हैं जो डाक में काम करते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं चल पाएगा कि किस जगह भेजना है इसको। तो इसलिए हर जगह का अलग पिन कोड दिया जाता है ताकि पता रहे कि हमें ये कौन से गांव या कस्बे में इस पत्र को भेजना है। तो पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान, गंतव्य मतलब जहाँ जिस मंजिल तक हम उसको, जिस जगह तक हम उसको पहुँचाना चाहते हैं, उस स्थान का पता लगाने में जो डाक टिकट के जो कर्मचारी होते हैं उनको मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। जब उनको अगर सही पता मालूम होगा तो क्या होगा, वो जल्दी उस चिट्ठी को या उस पत्र को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और अगर हम उस पर पता सही नहीं लिखेंगे और पूरा नहीं लिखेंगे तो हमारा पत्र टाइम से नहीं पहुँच पाएगा और हो सकता है ना भी पहुँचे। तो पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। कब की? पिन कोड की शुरुआत कब की? इसको ध्यान से पढ़ो और इसको याद रखना, 15 अगस्त 1972 को। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर उन्हें किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही है। समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर विकास और बदलाव होता रहा है। तो एक बार इस पेज पर हम दोबारा जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है पिन कोड के बारे में। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, यानी कि पिन एक शॉर्ट फॉर्म है कि शब्द की पोस्टल इंडेक्स नंबर, इसका एक छोटा रूप है, ये शॉर्ट फॉर्म है। किसी भी जगह का पिन कोड हमारा कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का होता है और हर अंक का एक स्थानीय अर्थ है। अब आपको इसमें वो सब कुछ जानकारी पिन के बारे में दी जाएगी, पिन कोड के बारे में। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। अब इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है, पहले स्थान पर कौन सा अंक है? 1। तो ये क्या बताता है कि यह जो पिन कोड है वो किस किस जगह का है? दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अब इससे हमें ये तो पता चल जाएगा, जो डाक विभाग के कर्मचारी होंगे उनको पहला अंक देखकर ये पता चल जाएगा कि इन जगहों में से ये कहीं का पत्र है। उसके बाद अगले 2 अंक यानी 10, उनसे क्या पता चलता है कि यह दिल्ली के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है, यानी दिल्ली में किस जगह का है। अगले 3 अंक यानी कि 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। तो इस तरीके से पिन कोड के सहारे से हमारा जो पत्र है वो सही जगह पर पहुंच जाता है। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। तो आपको पता करना है कि आपका जो स्कूल है जहाँ पर, वहाँ का पिन कोड क्या है। अपने घर के इलाके का पिन कोड पता करो, जहाँ आप रहते हो वहाँ का पिन कोड क्या है। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। कहाँ से? डाकघर से, पोस्ट ऑफिस से। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी होती है। जैसे वहाँ पर टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है, ऐसे ही वहाँ पर
पिन कोड की भी होती है कि कहाँ कहाँ जगह का क्या क्या पिन कोड है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। अगर आप कभी लेटर पोस्ट करने गए हो पोस्ट ऑफिस, तो आपने वहाँ देखा होगा एक रेड कलर का, लाल रंग का एक बॉक्स लगा रहता है जिसमें कि हम अपना पत्र डालते हैं। तो उस बॉक्स पर भी वहाँ का पिन कोड लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और जो प्रमुख जगह शहरों के पिन कोड नंबर हैं वो भी तुम्हें वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आज आपको इतनी जानकारी मिली और इसके आगे का हम अगले वाले पार्ट में जानेंगे। बच्चों, मैं आपके साथ हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका शशि चौधरी। तो बच्चों, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कक्षा 5 के पार्ट 6 में चिट्ठी का सफ़र। हमने इसमें जाना था पत्रों के बारे में, चिट्ठियों के बारे में कि किस प्रकार हम अपने पत्र को सही स्थान पर, सही पते पर पहुंचा सकते हैं। हमें अपने पत्र को सही स्थान पर पहुंचाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम उस पर पता लिखते हैं तो हमें उनमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए ताकि उसमें कोई गलती ना हो और हमारा जो पत्र है वो सही स्थान पर पहुंच जाए। तो आपने देखा था कि किस तरह महात्मा गांधी के पत्र विदेशों से भी केवल उनके नाम से आ जाया करते थे, जबकि हमें, वैसे हम पत्र किसी को लिखते हैं तो हमें पूरा पता उसमें पत्र में लिखना होता है। और जब हम पत्र लिखना स्टार्ट करते हैं, पता लिखना शुरू करते हैं पत्र पर, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हम कैसे शुरू करते हैं, तो हम सबसे छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई से शुरुआत करते हैं। यानी कि सबसे पहले घर का नंबर, गली मोहल्ले का नाम, फिर कस्बा, फिर गांव या शहर जहाँ भी आप रहते हो, फिर उसका नाम, है ना। और उसके बाद हम पिन कोड लिखते हैं उस पर। तो हमने ये भी जाना था पार्ट 1 में कि पिन कोड के बारे में कि पिन कोड क्या है, वो कितनी संख्या का होता है ना। तो पिन कोड होता है हमारा 6 डिजिट का, यानी 6 संख्याओं का, जिसका पूरा नाम भी जाना था कि उसको क्या कहते हैं, पोस्टल इंडेक्स नंबर। और उसका छोटा रूप क्या है, पिन नंबर, पिन। तो ये सब हमने जाना था। तो चलिए आज सेकंड पार्ट में हम इसके आगे का जान लेते हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि टिकट संग्रह का शौक़ काफ़ी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? तो आपको यहाँ पर नाम पता करना था और लिखना था। तो उसका नाम है फिलेटली। फिलेटली मतलब पत्रों का संग्रह तथा अध्ययन, जिसमें हम टिकटों का संग्रह करते हैं और उसका अध्ययन भी करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, फिलेटली, PHILATELY। जिसको हिंदी में कैसे लिखोगे, फे, छोटी की मात्रा, ले, ए की मात्रा, टे, ले, ई, फिलेटली। ठीक है, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ सेवाओं में निरंतर विकास और बदलाव होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। आपने देखा या सुना होगा, टीवी पर देखा होगा, एक फिल्म भी आई थी जिसमें कबूतर संदेश पहुंचाता था। तो उस टाइम पर कबूतरों को संदेशवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता था। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे, जब संचार और परिवहन के साधन, परिवहन मतलब आने जाने के, आवागमन के साधन बहुत सीमित थे, बहुत कम थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। पहले क्या होता था, पहले बहुत जो लोग पैदल चल के जिस पते पर चिट्ठी पहुंचानी होती थी वहां पहुंचा कर आते थे, उनको हरकारे बोला जाता था। तो राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे, यानी वो घोड़े पर सवार होकर जाया करते थे, क्योंकि उन्हें राजा के साइड से घोड़े मिले हुए होते थे। तो हरकारों को न सिर्फ
हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। किससे? डाकुओं से, लुटेरों से और जंगली जानवरों से भी। कहीं वो उनकी चपेट में ना आ जाएं, वो उन्हें मार ना दें, क्योंकि वो जंगलों से होकर के जाते थे। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हर कार्यों पर निर्भर करती है। यानी जहां ऐसे रास्ते हैं जो बहुत ज़्यादा दुर्गम, कठिन हैं, जहां पर कोई वाहन नहीं जा सकता, वहां पर आज भी उन हरकारों का प्रयोग किया जाता है डाक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। लद्दाख के बारे में आपने सुना ही होगा, वहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है, बहुत ठंडा इलाका होता है ना। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक तक सेवाओं तक का सफ़र बहुत ही दिलचस्प रहा है ना। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है, यानी वो भी संदेश पहुंचा सकता है। कबूतर की, आपको पता है, कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम कर सकती हैं। गृहबाज या हूमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। यानी ये दो जो प्रजाति हैं, गृहबाज और हूमर, इन दोनों को ट्रेनिंग दी जाती थी इसी काम के लिए कि उनको संदेश भेजा जा सके उनके द्वारा। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? हम यही सोचते हैं ना। उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कौन से पक्षी कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। इसमें आपको एक कबूतर, पिक्चर में एक कबूतर नज़र आ रहा होगा जो पत्र लेकर जा रहा है ना। तो इसके नीचे जो लिखा हुआ है उसके बारे में जानते हैं। ओडिशा पुलिस खास तौर पर हूमर कबूतरों का जो इस्तेमाल है वो राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए करती है। यानी जहां पर किसी व्यक्ति का पहुंचना या किसी वाहन का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, वहां पर इन कबूतरों को भेजा जाता है। और कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा उन पर नहीं करना होता। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना होता है तब 2 कबूतरों को भेजा जाता है, ताकि कई बार ऐसा होता है कि बाज के हमले से एक कबूतर की जान जा सकती है। तो अगर ऐसी अनहोनी कोई होती है तब दूसरा जो कबूतर होता है वो संदेश पहुंचा सकता है। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था, है ना। तो इस कबूतर की कहानी आपको नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेट, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में किताब पढ़ना चाहते हो तो क्यों न नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। अब यहाँ पर आपको उसमें पता दिया जा रहा है। तो कैसा रहा बच्चों आपका चिट्ठियों का सफ़र? धन्यवाद।